नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसमें यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। रूस के इस खौफनाक हमले को देखकर अमेरिका तक कांप गया है, जबकि ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। खून डाले 500 फीट दूर गिरी लाशें। लगभग 600 दिन की जंग के बाद भी पुतिन के हमले यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं। भले ही यूक्रेन लाख दावे करे कि उसके ड्रोन अटैक ने क्राइमिया में रूस को तबाह करके रख दिया है, लेकिन हकीकत में रूस ने 20 महीने की जंग में यूक्रेन पर और भी भयानक और खौफनाक हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के खार्किव में प्रचंड मिसाइल हमला किया है। एक के बाद एक कम से कम 3 मिसाइलों ने खार्किव के एक रिहाई वाले इलाके को भस्म कर डाला है। खार्किव में सबसे बड़ा खूंखार खूनी हमला। खार्किव यूक्रेन मार्केट, रोजा कैफे, रोजा। खबरों के मुताबिक 5 अक्टूबर को रूसी सेना ने ध्वनि से 6 गुना तेज रफ्तार वाले इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के खार्किव में हमला किया है। खबरों के मुताबिक रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला खार्किव के रोजा गांव में उस वक्त किया गया जब 60 से 70 लोग एक मार्केट में मौजूद थे। इसके अलावा कई दर्जन लोग कैफे में बैठे हुए थे। इस्कंदर मिसाइल ने पहले रोजा की मार्केट पर हमला किया, फिर रोजा गांव के कैफे पर हमला किया। इस्कंदर मिसाइल का यह हमला इतना तीखा और तेज था कि मौके पर मौजूद 90% लोग जलकर राख हो गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। Я был на работе, мне звонок и сказали, что прилетела ракета, где находился мой отец. Когда я приехал сюда, увидел все, что происходит. Отец находился в этом помещении, где проходили поминки. Ракеты уже прилетают туда, где хоронят людей. इस्कंदर मिसाइल ने उड़ाया आधा शहर। जरा देखिए, खौफनाक और तबाही की तस्वीरों को देखिए जो खार्किव में रोजा गांव की हैं। आग की लपटें, चारों तरफ बिखरी लाशें, तबाह इमारतें चीख चीख कर कह रही हैं कि रूस के इस्कंदर मिसाइल ने खार्किव के रोजा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। खाने पीने की चीजें खरीद रहे लोगों पर जब 800 किलोग्राम के इस्कंदर मिसाइल ने धमाका किया तो वहां मौजूद लोगों की लाशें 500 फीट दूर जाकर गिरी हैं। रूस के इस्कंदर मिसाइल 9K720 इस्कंदर ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन को भी समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन पर रूस के खूंखार मिसाइल हमलों को कैसे रोकें। It is incredibly horrifying for the people of Ukraine, for the folks who are like yourselves, your colleagues who are reporting this on the ground. And it is for these families and these kids. So this is what is happening in Ukraine every day. This is why we're doing everything that we can to help Ukraine, to help the brave people of Ukraine to fight for their freedom, to fight for their democracy. खून डाले 500 फीट दूर गिरी लाशें। लगभग 600 दिनों की जंग के बाद रूस ने उन इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया है जहां रूसी सेना की पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेनी सेना दुनिया भर में हवा बना रही है कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब रूस पर बहुत तेज हो चुका है। यूक्रेन के टॉप कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस की पहली रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर यूक्रेनी सेना भयानक हमले कर रही है।
लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने ऐसा भीषण हमला किया है कि अब यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन के भी खोने का खतरा पैदा हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के किन किन इलाकों में यूक्रेनी सेना और उनके घातक हथियारों के चीथड़े उड़ाए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि खार्किव में रूस के इस्कंदर मिसाइल हमले में क्या क्या तबाही हुई है। रोजा पर पुतिन का हाहाकारी हमला। खार्किव के रोजा गांव पर रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन की सेना के दावों के मुताबिक रूस का हमला दोपहर 1:15 पर हुआ है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रोजा का छोटा सा गांव जहां पर यह हमला हुआ है। हमले में 51 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 6 बुरी तरह से जख्मी हैं। रोजा कोपियान से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रोजा पर रूसी हमले को पूरी तरह से जानबूझकर किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, रूसी आतंक को रोका जाना चाहिए। जो लोग प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करते हैं वो अपराधी हैं। जो लोग अभी भी रूस का समर्थन करते हैं वो बुराई का समर्थन कर रहे हैं। Наразі у нас встановлена 51 особа, точніше є тіла 51 людини, 31 людина особистості встановлені. Є ще, на жаль, рештки тіл, які будуть проведені експертизи, по яким, і я думаю, що кількість може збільшитися людей, що сьогодні постраждали внаслідок обстрілу. यूक्रेन की थल सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की के गर्मियों तक चलने वाला यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना के ताबूत में कील साबित होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में रूस यूक्रेन पर काउंटर जीत हासिल करता जा रहा है। हालांकि अभी भी यूक्रेन यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूस से कई इलाकों को छीन लिया है। खास तौर से दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की दूसरी तरफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस ने दक्षिण यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले की जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के इन दावों पर कैसे भरोसा किया जाए कि 600 दिन में यूक्रेन ने रूस के 2,82,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन ने साफ ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के सिर्फ 4 इलाके ही रूस के नहीं, बल्कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन के ओदेसा ओब्लास्ट इलाका भी रूस का है और रूस हर हाल में ओदेसा ओब्लास्ट पर कब्जा करके रहेगा। जरा देखिए पुतिन का प्लान क्या है। रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन पर कब्जा कर चुका है और अब यूक्रेन के ओदेसा शहर पर नजरें गड़ा दी हैं। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के 4 इलाकों में रूस ने जनमत के बाद उन्हें रूस में मिला लिया था। रूस ने दावा किया था कि उसे जनमत में लोगों का जोरदार समर्थन मिला है। ठीक उसी तर्ज पर अब पुतिन ने ऐलान किया है कि उन्होंने ओदेसा शहर को रूस में मिलाने का फैसला कर लिया है। 162.4 वर्ग किलोमीटर में फैले ओदेसा पर रूस का साफ कहना है कि इसके इलाके और शहर रूस के हैं। ओदेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहाँ 2017 की जनगणना के अनुसार 9,93,120 लोग रहते हैं। ओदेसा नौसेना के लिहाज से भी बेहद अहम शहर है। इसलिए पुतिन ने इशारा कर दिया है कि ओदेसा पर रूस कब्जा करेगा। इधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया इलाका युद्ध का केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि दक्षिण में हारते यूक्रेन ने मजबूरी में अपनी रिजर्व ब्रिगेड को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन की वो रिजर्व ब्रिगेड है जिसके सैनिक पश्चिमी देशों से ट्रेनिंग लेकर जंग में उतरे हैं। शोइगु ने दावा किया कि जून में जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से यूक्रेन के 90,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के 2 टैंक और रॉकेट आर्मी के प्रचंड हमले में यूक्रेन के 9600 से अधिक सैन्य उपकरण और हथियार तबाह हो चुके हैं। रूस के आक्रामक हमलों को देखकर साफ लग रहा है कि रूस हमले तेज करने जा रहा है। Now, what is clear is that the strike is one of the deadliest since the 24th of February 2022. But of course, it is far from being the only one. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, who saw for himself the horrific impact of such strikes, is profoundly shocked and condemns these killings. He's deployed a field team to the site to speak to survivors and gather more information.
क्योंकि सर्दियों में रूस के सामने यूक्रेनी सेना और कमजोर हो जाएगी। ऐसे में पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल से खार्किव के गांव को तबाह करके साफ संकेत दे दिया है कि अब यूक्रेन का चाहे छोटा गांव हो या फिर बड़ा शहर, रूस की सेना के निशाने पर अब पूरा यूक्रेन है। सीरिया में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ है जिसने बहुत गहरा घाव दिया है। एक ड्रोन हमले ने सीरिया की आर्मी को लहूलुहान कर दिया है और अब सीरिया के अंदर बदले की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। सीरिया में एक बहुत बड़े हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तुर्की से लेकर अमेरिका तक और ईरान से लेकर इजराइल तक, हर तरफ इतने बड़े हमले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह मामला सीरिया के होम्स प्रांत का है। होम्स दुनिया का एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। लेकिन गुरुवार को इस ऐतिहासिक शहर ने खून की होली खेली है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है और बशर सरकार के रक्षा मंत्री अली महमूद अब्बास एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यह बशर अल असद की ऑफिशियल आर्मी का कार्यक्रम था, जिसमें सीरिया की आर्मी के कैडेट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। यानी सीरिया की मिलिट्री अकादमी से पास होने के बाद यहां जश्न हो रहा था। खुद रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त होम्स के इस कार्यक्रम पर ड्रोन अटैक हो गया। ये ड्रोन बहुत भारी विस्फोटकों से लैस था और इसी वजह से यहां पर बहुत भारी तबाही हुई। जिस वक्त ये ड्रोन अटैक हुआ, करीब 300 लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, जिसमें 11 महिलाएं और लड़कियां थीं। हमले में 21 नागरिकों की मौत हुई है और बाकी जिन लोगों की मौत हुई है वो सीरिया के आर्मी के कैडेट्स थे जो अपनी मिलिट्री ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी कर रहे थे। यानी अगर देखा जाए तो इस हमले से सीरिया के उन युवाओं को मार दिया गया जो आगे जाकर सीरिया की आर्मी में बड़े पदों पर बैठने वाले थे। यानी देखा जाए तो सीरिया के आर्मी ऑफिसर्स की एक पूरी पौध को ही ड्रोन ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। يوم الظهران طلب استجابي بناء على اتصال مديرية الصحة كمشافي رديفة للمشافي العسكرية بالمحافظة، وبلشنا باستقبال الإصابات الناجمة عن الحادث الإرهابي اللي تعرضنا له اليوم. الإصابات متنوعة، عظمية وعصبية ووعائية، وفي إصابات أيضا بالبطن. العمليات الجراحية قائمة. आमतौर पर देखा जाता है कि इजरायल की यह डिफेंस पॉलिसी है कि वो इजरायल की सुरक्षा के लिए खड़े हुए किसी भी संकट की भ्रूण हत्या करने में भरोसा रखता है। यानी इजरायल पर हमला जहां से होने वाला है और जो हमला करने वाला है उसको इजरायल पहले ही खत्म कर देता है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो सीरिया के होम्स प्रांत में हुए हमले में भी सीरिया के उन सैनिकों को पहले ही खत्म कर दिया गया जिनको बॉर्डर पर जाकर सेना में अफसर बनकर सुरक्षा का जिम्मा लेना था। लेकिन सीरिया के होम्स में जो हमला हुआ है उसमें अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल का कोई हाथ नहीं है। दरअसल सीरिया में अब तक किसी भी आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सीरिया के अखबार में जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, इस पूरे मामले को सीरिया के सिविल वॉर से जोड़ा जा रहा है। आखिर क्या है सीरिया का यह सिविल वॉर, जिसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ ऐतिहासिक एलेप्पो शहर में ही 55,000 लोग मारे जा चुके हैं। 35,000 इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। 60 लाख से ज्यादा लोग सीरिया के अंदर विस्थापन का शिकार हुए हैं और लाखों लोगों का सीरिया से पलायन हो चुका है। यानी ये लोग दूसरे देशों में जाकर शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। सीरिया के इस सिविल वॉर का पूरा मैप हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन घायलों की बात सुनते हैं जो इस भीषण ड्रोन हमले में बच पाए हैं।
والله نحن طالعين شفنا خيي، انا خيي متخرج، نحن واقفين معه شيء، ما نحن تصورنا كم صوره بدنا نمشي، ما شفنا غير شيء، ما مع قلب الدنيا كلها، شفت العالم بهالارض كلها، ما بعرف شو صار ساعتها، ما بعرف شيء، نار صار بوجهي، قبع الدنيا العالم، ما بعرف عن شيء عن اخوتي. सीरिया के सबसे बड़े इलाके में इस वक्त बशर अल असद की सरकार है। सीरिया के उत्तर में बशर अल असद और कुर्दों की मिलीजुली सरकार का नियंत्रण है और उत्तर पूर्व में कुर्द विद्रोहियों की हुकूमत चल रही है, जिसे राजोआ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अलग अलग सैन्य ग्रुप अपनी सत्ता चला रहे हैं। यानी कहने को तो सीरिया एक देश है, लेकिन इसमें एक सरकार नहीं, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स अपनी अलग अलग सरकारें चला रहे हैं और सारे आपस में लड़कर भारी खून खराबा कर रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद जिस तरह सीरिया के अंदर 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बशर अल असद की सरकार के इशारे पर बॉर्डर पर विद्रोहियों के इलाके में भारी फायरिंग की गई है, जिसमें कई नागरिकों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। इस पूरे खूनी गदर में सीरिया और तुर्की के रिश्तों का भी एक रोल बताया जाता है। दरअसल बशर अल असद के खिलाफ मौजूदा सीरिया के विद्रोही संगठनों को तुर्की सपोर्ट कर रहा है और तुर्की के अंदर आतंकी हमले कर रहे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को सीरिया की बशर सरकार सपोर्ट करती है। खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में जब तुर्की की पार्लियामेंट पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने आतंकी हमला किया था, उस वक्त अर्दोगान बाल बाल बच गए थे, जो कि सदन में अपने भाषण के लिए आ रहे थे। और अब सीरिया के अंदर होम्स में जो हमला हुआ है, उसमें सीरिया के रक्षा मंत्री भी शिकार हो सकते थे, लेकिन वो इसलिए बाल बाल बच गए क्योंकि वो कार्यक्रम में धमाके से 20 मिनट पहले ही जा चुके थे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी सीरिया के अंदर बड़ा प्लेयर है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का गठबंधन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ है, जबकि अमेरिका सीरिया के अंदर कुर्दिश संगठनों को सपोर्ट कर रहा है जो बशर के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर उस वक्त सीरिया के अंदर से आई जब अमेरिका ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों से गुरुवार को नाटो के सहयोगी तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को सीरिया में अमेरिकी बलों के लिए संभावित खतरा माना जा रहा था। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका ने गुरुवार को सीरिया में अपने सैनिकों के पास एक्टिव तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया है। यह पहली बार है जब वाशिंगटन ने नाटो के सहयोगी तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया है। At approximately 7:30 local time in Syria today, our forces had observed UAVs conducting airstrikes in the vicinity of Hasaka, Syria. Some of those strikes were inside a declared U.S. restricted operating zone, or ROZ, near Hasaka, and were approximately a kilometer away from U.S. forces who relocated to bunkers. At approximately 11:30 local time, a Turkish UAV re-entered the ROZ on a heading toward where U.S. forces were located. U.S. commanders assessed that the UAV, which was now less than a half a kilometer from U.S. forces, to be a potential threat, and U.S. F-16 fighters subsequently shot down the UAV in self-defense at approximately 11:40 local time. It's important to point out that no U.S. forces were injured during the incident. We have no indication that Turkey was intentionally targeting U.S. forces. And as I mentioned, the Secretary did talk to his Turkish counterpart and reaffirmed our commitment to continue to closely coordinate. पेंटागन का दावा है कि तुर्की का यह ड्रोन अमेरिका के सैनिकों के करीब आ गया था। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि तुर्की के ड्रोन को गुरुवार सुबह सीरिया के हकासा में अमेरिका के सैनिकों से लगभग 1 किलोमीटर दूर हवाई हमले कर रहा था। इसके बाद ये ड्रोन अमेरिका के आर्मी बेस से 500 मीटर तक करीब आ गया, जिसके बाद अमेरिका ने खतरा समझा और F-16 लड़ाकू विमान से मार गिराया। हालांकि तुर्की का दावा है कि ये ड्रोन उसका नहीं है। इस बीच दोनों देशों में आपस में बातचीत कर तनाव को कम करने की कोशिश की है। Based on the discussions with the Turkish defense minister and post shoot-down analysis, we have no initial indications that Turkey was intentionally targeting U.S. forces. Again, it was a regrettable incident, and we will continue to keep those lines of communication open.
दरअसल तुर्की भी सीरिया के अंदर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर हमले और ड्रोन एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों के करीब आने वाले किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर विशेष निगाह रखता है और ड्रोन जैसे खतरनाक हथियार से बचने के लिए ही अमेरिका ने फौरन एक्शन ले लिया। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया के अंदर होम्स में हुए हमले पर दुख प्रकट किया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये पूरा इलाका युद्ध की भट्टी में जल रहा है और अमेरिका, रूस जैसी बड़ी महाशक्तियां यहां अपना प्रभाव जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पाकिस्तान का डेरा गाजी खान आज दिन भर हेडलाइंस में रहा और कहा गया कि डेरा गाजी खान के परमाणु ठिकाने के पास तालिबानियों ने धमाका किया है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, लेकिन रात ढलते ढलते पाकिस्तान ने कहा कि ये डेरा गाजी खान में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या सच है और क्या तहरीक-ए-तालिबान ने वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया या पाकिस्तान इस धमाके को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरक्षित नहीं। डेरा गाजी खान के परमाणु न्यूक्लियर के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार हुआ कि 1 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन से किया गया हमला हो सकता है। विस्फोट स्थल की ओर कई गाड़ियां तेजी से जाती हुई दिखी। अब याद कीजिए तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे की धमकी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब डेरा गाजी खान में कार्रवाई देख लीजिए। ड्रोन अगर पाकिस्तान के डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर प्लांट पर गिरता तो क्या होता, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान में हुए ताजा धमाके की वजह जान लीजिए। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने एक्शन लेने की धमकी इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तान से 11 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है और अब अंजाम पाकिस्तान की जमीन पर दिख रहा है। परमाणु ठिकाने के पास जबरदस्त विस्फोट। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर का खंडन किया है। डेरा गाजी खान के कमिश्नर ने कहा है कि फाइटर जेट के गुजरने की आवाज से लोगों को धमाके का भ्रम हुआ। डेरा गाजी खान में किसी तरह का धमाका नहीं हुआ है। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और अब डेरा गाजी खान। पूरा पाकिस्तान तहरीक तालिबान के रहमो करम पर जीने को विवश दिख रहा है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में गदर मचा दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 11 लाख अफगानिस्तानियों को देश से निकाल देगा। मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के इस फैसले को अमानवीय, अनुचित और बर्बर करार दिया है। और अब तहरीके तालिबान के पाकिस्तान में हमले पर हमले हो रहे हैं। सवाल है, क्या सीरिया की तरह झुलस जाएगा पाकिस्तान? विश्व के मानचित्र पर बर्बादी और तबाही की तस्वीरें बनकर रह जाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान सीरिया की राह पर अपनी तबाही का तमाशा देखने का दिन गिन रहा है? क्या तालिबानी ताकतें पाकिस्तान को सीरिया बना देंगी? तालिबान को पालने वाला तालिबान के हाथों मरेगा, ये तो तय था। जो तय नहीं था वो है धोखा, जो पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की आर्मी आवाम को देती रही। नतीजा देखिए, पूरा पाकिस्तान तालिबान की गिरफ्त में दिख रहा है। तालिबान की ताकतें जब चाहें, जहां चाहें पाकिस्तान में बम फोड़ सकती हैं, पाकिस्तान की आर्मी के जवानों का कत्ल कर सकती हैं। कुछ उदाहरण देखिए, इसके बाद बताएंगे अराजकता के पानी में डूबते डूबते पाकिस्तान कैसे तालिबानी दलदल में धंसने लगा और धंसता ही जा रहा है। आतंकवाद पर मजहबी मुलम्मा चढ़ाकर पाकिस्तान ने जिस खेल को शुरू किया है, अब उसका नतीजा सामने है। तहरीके तालिबान जब चाहे पाकिस्तान की आर्मी की दम भी ताकत की बखिया उधेड़ते हुए धमाके कर रहा है।
कभी फिदाइन हमला, कभी आईईडी ब्लास्ट, कभी टारगेट किलिंग, और इन धमाकों का निशाना बन रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक हेडक्वार्टर, मिलिट्री का काफिला, चेक पोस्ट, सुरक्षा अधिकारी। आलम यह है कि पाकिस्तान की आर्मी की बंदूकें तक तालिबान छीन ले रहे हैं और उनसे फायरिंग कर पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को मौत की नींद सुला रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से क्या चाहता है ये बिल्कुल साफ है। अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में तालिबान की सरकार और इसकी मदद कोई और नहीं, पाकिस्तान के ही मजहबी ठेकेदार, सियासतदान और आर्मी कर रही है। परमाणु शक्ति से संपन्न पाकिस्तान के सामर्थ्य की हकीकत ये है कि वो तहरीक तालिबान से लड़ने में सक्षम नहीं है। इस तहरीक तालिबान का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से भगाए जा रहे 11 लाख अफगानिस्तान के नागरिकों का दर्द जान लीजिए। पाकिस्तान ने 11 लाख अफगानियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान नागरिक उनके देश में आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं। पाकिस्तान इतने खून खच्चर के बावजूद आधा सच बोल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को खुद की मौत का खौफ सताने लगा है। तालिबानियों का इतिहास रहा है कि उनके हमले पाकिस्तान के भीतर कभी नहीं रुके। वो लगातार हमले करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के भीतर से ही हमले करने की क्षमता हासिल होती है। पाकिस्तान के कई तथाकथित रहनुमा इन तालिबानियों का सजदा करते हैं। यही कारण है कि साल 2007 तहरीक तालिबान बना और 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर बमों से हमला कर दिया। 2009 में सेना के मुख्यालयों समेत पूरे पाकिस्तान में हमले किए। 2012 में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई पर हमला किया। उस वक्त टीटीपी ने कहा था कि यूसुफजई पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित थी। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमले में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इस हमले में 131 स्टूडेंट समेत 150 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में 2023 में 24 बड़े धमाके हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इनमें से 14 धमाके अफगान नागरिकों ने किए हैं। 2023 में ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए 2 धमाकों में करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी। इन इलाकों में लोग डरे हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान की आर्मी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्हें पाकिस्तान की पुलिस पर जरा सा भी यकीन नहीं कि वो उनकी सुरक्षा करेगी। तहरीक तालिबान के हमलों से इलाका दर इलाका दहल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी खामोश है। उसके पास चलाने के लिए सिर्फ परमाणु हथियार बचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गोदामों से आतंकियों को इतने हथियार बांटे गए हैं कि वो अब खाली हो चुका है। 11 लाख अफगानियों को देश निकाला देने पर जब तालिबान ने धमकी दी तो पाकिस्तान कैसे घुटने पर आ गया, तथ्य देखिए। पाकिस्तान की सफाई सुनिए। चल रही कार्रवाई में उन व्यक्तियों को वापस भेजा जाएगा जो या तो अपने वीजा से अधिक समय तक रुके हैं या उनके पास देश में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। इस ऑपरेशन का उन 14 लाख अफगान शरणार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी पाकिस्तान अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद दशकों से मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का डेटा बता रही है, लेकिन वो डेटा नहीं बता रही कि हजारों आतंकी हाथ में ऑटोमेटिक राइफल, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, कमर में ग्रेनेड बांधकर पाकिस्तान के भीतर कितने कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों की ही विष बेल अफगानिस्तान तक फैली और अब पाकिस्तान इसी आग में झुलस रहा है। महीने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर जमकर हमले कर रहा है। कुछ हमलों में ISIS का भी हाथ होने का अंदेशा है। बलूचिस्तान में बलूच नेशनल आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मोर्चा खोले हुए हैं। सीरिया की तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कर्ज के कारण आगे लोन भी मिलने की संभावना स्याह हो चुकी है। सीरिया की तरह बेरोजगारी फैल गई है। युवकों के पास आतंकवादी बनकर मौत और खौफ का खेल खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तालिबानी ताकतें इसी का फायदा उठा रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना आर्थिक संकट के दौरान भी अपने खर्चों में बिल्कुल भी कटौती नहीं कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने आवाम के सामने अफगानिस्तान और भारत से खतरे का हवा फैलाया है।